हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, भाई हम लोग अभी तक जो है कितने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं दोस्तों? 12 या 13 तो हम लोग कर ही चुके हैं, और उससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक कुल मिला के हम लोगों की लगभग 20 से ज़्यादा की चीज़ें ये हो चुकी हैं। ये 13वां प्रैक्टिस सेट है, और ऐसे ही लगभग प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम लोग जो है 7-8 तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर चुके हैं, तो लगभग 20 से ऊपर हो चुके हैं। आपको जो है अब मैं वोकैब भी देने लगा हूं, तो इस तरीके से आप जो चीज़ें तैयार कीजिए, आपकी चीज़ें जल्दी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता एक जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ये जो बात कही गई है किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 265, 266, 300 या 368। दोस्तों, जो ये कहा गया है ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 265 के अनुसार जो है कानून के प्राधिकार के बिना करों का जो है अधिरोपित ना किया जाना, ये कहा गया है। चलिए 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, ये भी रह चुके। बाल गंगाधर तिलक, जेबी कृपलानी। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको लोकमान्य तिलक के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है ये 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन इन्होंने किसी भी सत्र की जो है अध्यक्षता नहीं की थी। चलिए, निम्नलिखित में से वह संघीय संविधान कौन सा है जहां की शेष शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं? चलिए, निम्नलिखित में से वह संघीय संविधान कौन सा है जहां की शेष शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं? चलिए देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो दोस्तों ये भारत में है। भारत का जो संविधान है उसमें वह संघीय संविधान कौन सा है? तो भारत का संघीय संविधान है जहां की शेष शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। द्विसदनात्मक किस एक का आवश्यक लक्षण है? चलिए, किसका है? अध्यक्षीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का या एकात्मक व्यवस्था का? तो दोस्तों, जब भी कभी द्विसदनात्मक बात आती है, द्विसदनात्मक चीज की, तो द्विसदनात्मक क्या होता है? वो संघीय होता है। क्या होता है? संघीय व्यवस्था का लक्षण होता है ये। इसमें 2 विधायिकाएं होती हैं, ठीक, 2 विधान मंडल भी होते हैं इसमें। ठीक, इसमें जो विधायिका होती है उसमें 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें 2 सदन में विधानमंडल भी 2 होते हैं। कौन कौन सा? विधानसभा और विधानमंडल। चलिए 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? चलिए, बिहार, झारखंड, कर्नाटक या राजस्थान? तो तांबा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है दोस्तों? राजस्थान में मिलता है। ठीक है, जो 3 प्रथम राज्य हैं तांबे में, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा कौन सा है? झारखंड। ठीक है, इसमें ये क्रम में मैंने नहीं बताया कि सबसे ज्यादा राजस्थान में है या उससे कम मध्य प्रदेश में, उससे कम नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये 3 राज्य जो हैं जो सबसे अधिक आपको तांबा देते हैं। तो यहां पे 3 राज्यों में से कोई एक तो दे ही रखा था, कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम या बिहार? तो जो जंगल महल है वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन का डेल्टा है, इसीलिए उसको बाकी जंगल महल का जो नाम था वो अंग्रेजों ने दिया था। ये 1805 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अंग्रेजों ने जो था इसका एक अलग जिला ही बना दिया था। जो छोटा नागपुर है उससे लगता हुआ एक जिला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उसमें घने जंगलों की वजह से इसे जंगल महल या जंगल एस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बीच में से ट्रेन भी चलती है, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। जूट उद्योग कहाँ पे केंद्रित है सबसे ज्यादा? तो केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल। तो कि जूट उद्योग जो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको। चलिए 48 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे जो स्त्री और पुरुष का अनुपात है वो 1000 पे 940 औरतें हैं।
2011 के अनुसार। आगे जब बढ़ेगा घटेगा वो तब देखा जाएगा। अभी तो 940 औरतें हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, चलिए। और हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं। चलिए 49 देखिए कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा बना था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोश। तो दोस्तों जो 7वां अंग बना था वो कौन सा था? मित्र बना था। ठीक है, जो सप्तांग सिद्धांत जो दिए थे उसमें से जो 7वां अंग था वो मित्र का था। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ठीक है, तो दंड मतलब सेना होता था। चलिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? तो ऋग्वैदिक काल की बात है तो दोस्तों गाय को समझा जाता था। ठीक है, महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। चलिए 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? चलिए, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो दोस्तों जो इन्होंने 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में इन्होंने जो है इसकी जो अध्यक्षता थी वो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। चलिए 52 नंबर देखिए, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों जो लोकहितवादी नाम था वो गोपाल हरि देशमुख का था। किसका था? गोपाल हरि देशमुख का था। ठीक है, चलिए, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? चलिए, औद्योगिक केंद्र है, एक बंदरगाह है, या एक जहाज है, या सेना की एक टुकड़ी है? तो कामागाटा मारू जो है एक जहाज है। ये 1914 में ये कामागाटा मारू जो है एक प्रकरण है, ये 1914 में घटा था। ये कामागाटा मारू जो जहाज था, इसी से जो है 376 यात्री इस पे सवार थे और कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या था? एक जहाज था। जैसे कि टाइटैनिक डूब गया था, वैसे ही एक कामागाटा मारू था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो किया था वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के समान निम्नलिखित में कौन कार्य कर सकता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो भारत का जो भारत का प्रधान न्यायाधीश यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की पद की शपथ भी जो है ये मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिदेश। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होता है उच्च न्यायालय की, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के अंतर्गत आता है। 5 तरीके की रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी की जाती हैं, उसी के अंतर्गत ये एक आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए, फिर दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? चलिए, कथक, ओडिसी, कथकली या भरतनाट्यम? तो दोस्तों ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य कहाँ का है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कथक नृत्य कहाँ का है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 58 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री 23 मई 2022 को कौन बने? चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन बने हैं दोस्तों? ये एंथनी अल्बनीज, जेसी नोल्स, जिम वॉल्टन, जॉन बोल्टन। तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं 23 मई 2022 को वो एंथनी अल्बनीज बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? एंथनी अल्बनीज बने हैं, एंथनी अल्बनीज।
चलिए, अ प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रीति सुनॉय, अजय सिंह, आकाश कुमार या माला अडिग। तो किसके द्वारा लिखा गया? ये प्रीति सुनॉय के द्वारा ये लिखा हुआ उपन्यास है। इनका जो है फोर्ब्स सूची में 100 जो प्रतिभाशाली हस्तियां हैं उसमें इनका नाम भी है। चलिए 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड OBE से मई 2022 में सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो जैकब मल्होत्रा, किशोर जयरमन, शकुंतला थिल्स स्टेट, रमन कुमार। तो दोस्तों जो OBE से मई 2022 में सम्मानित किया गया वो किशोर जयरमन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 61 नंबर देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने किन 2 स्थानों के मध्य सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन 12 नवंबर 2022 को किया है? अच्छा भाई, पुणे बैंकॉक, दिल्ली बैंकॉक, मुंबई टोक्यो, दिल्ली इस्तांबुल। तो ये जो उद्घाटन 12 नवंबर 2022 को किया गया है, तो दोस्तों ये पुणे बैंकॉक में किया गया है। किसमें? पुणे से बैंकॉक के बीच जो है मध्य ज्योतिराज सिंधिया ने जो है सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा नवंबर 22, 2022 में की है? अच्छा, शुद्ध मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बन जाएगा। कब की है? चलिए, कब तक बन जाएगा? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2041 तक? तो दोस्तों 2041 तक बनने की घोषणा इन्होंने की है कि 2041 तक जो है शून्य पर्यटन बना देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में 7वें इंडिया वाटर वीक का शुभारंभ किया है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश। तो द्रौपदी मुर्मू ने जो है 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है ये उद्घाटन किया गया है, 7वें वाटर वीक का शुभारंभ। चलिए 64 देखिए, अमेरिकी प्रांत मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला नवंबर 2022 में कौन बनी है? तो अरुणा मिलर बनी है, माला अडिग बनी है, शिखा वर्मा बनी है, सुनीता सिंह बनी है। तो पहली भारतीय अमेरिका महिला नवंबर 2022 में कौन बनी है? मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली। अच्छा, अरुणा मिलर, माला अडिग, शिखा वर्मा, सुनीता सिंह। तो दोस्तों अरुणा मिलर बनी है। कौन बना है? अरुणा मिलर बनी है। चलिए 65 नंबर देखिए, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 14 से 17 नवंबर 2022 तक किस यूरोपीय देश का दौरा किया है? अच्छा, बेल्जियम, इटली, फ्रांस या रूस? तो जो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जो हैं, इन्होंने जो नवंबर में जो दौरा किया था वो फ्रांस देश का किया था दोस्तों। चलिए फिर अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं और इंग्लिश में हमारा जो पोर्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। एनिमल्स आर सच फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चंस एंड पास नो क्रिटिसिज्म। जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत अच्छे क्या होते हैं? यूजफुल तो देखो होते हैं, वो यूजफुल फ्रेंड्स नहीं कह सकते हैं। जानवर जो एनिमल्स आर सच यूजफुल हो सकते हैं, वो यूजफुल हो सकते हैं, सोशल नहीं, ह्यूमन तो होते ही नहीं है। एग्रीएबल बिल्कुल सही हो जाएगा कि एनिमल्स आर सच एग्रीएबल फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चन। मतलब ना तो वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप उनसे कि ये बैठ जाइए, वो नहीं पूछेंगे क्यों बैठ जाऊं, कहां बैठ जाऊं, कैसे बैठ जाऊं, कुछ नहीं पूछते हैं, तो वो एग्रीएबल होते हैं। चलिए 67 नंबर, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस का मतलब होता है अनेक। क्या होता है दोस्तों? अनेक। कैजुअल मतलब आकस्मिक। कैजुअल मतलब आकस्मिक होता है, अचानक से। और सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? चयनात्मक।
और डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? भेदभाव। और प्योर, प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग द गिवन वर्ड। बच्चनल, ये दोस्तों वही जो है बच्चनल, जो मतलब बच्चलन जिसको बोलते हैं, अय्यास। काउटियस, काउटियस का मतलब क्या होता है? सतर्क। और ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर। ऐसे ही फिर ये कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक होता है। सोबर, सोबर का मतलब सौम्य होता है। सोबर का मतलब सौम्य होता है। तो देखो देखो यहाँ पे अपोजिट, अच्छा ऊपर का मैंने 67 का तो बताया ही नहीं आपको क्या होता है। अनेक होगा तो कैजुअल हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो बेस्ट मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट बताना है तो बच्चनल अय्यास होता है, और इसका जो सेकंड मतलब अपोजिट बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। अगर कोई अय्यास होता है या बच्चलन होता है तो उसका सौम्य हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ? इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फेजेस। चलिए ईडियम देखिए क्या है? टू बी इन द डोलड्रम, अच्छा मतलब कम स्पिरिट में है, मतलब उसकी अभी काम करने की इच्छा नहीं है, मतलब डाउन हो रखा है। टू बी इन लो स्पिरिट, टू बी विद इन डोर्स, टू प्रेज लाउडली, टू बी इन क्राइसिस, नहीं, टू बी इन लो स्पिरिट्स मतलब उसकी अभी क्षमता नहीं है, या ये अभी वो काम करके थक चुका है, या इस तरीके से कंडीशन हो सकती है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, अच्छा धोई जाती हैं, अच्छा कहाँ धोई जाती हैं? आंट रूम, अच्छा पेंट्री जहाँ पे सामान रखा जाता है, लार्डर, और स्क्वेलरी, स्क्वेलरी में धोई जाती हैं दोस्तों, ये जहाँ पे सामान खाने पीने का होता है साफ सफाई के लिए, इसको बोलते हैं स्क्वेलरी। चलिए 71 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अर्थक्वेक इंस्पेक्शन दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट रिमाइंडेड intact after the Hiroshima bombing in Tokyo would not withstand a strong tremor। अच्छा देखिए, अर्थक्वेक इंस्पेक्शन रिट्रैक्टेड, रिज्यूम्ड, रीडायरेक्टेड, रिविलेटेड। दोस्तों यहाँ पे जो अर्थक्वेक इंस्पेक्शन था रिविलेटेड हो जाएगा, दैट द टू एंशिएंट बिल्डिंग्स that remains in fact that the Hiroshima bombing in Tokyo would not be withstand strong tremor। तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 72 एंड 73 में क्या दे रखा है? सेंटेंस डिड अंडरलाइन बिलो द, अच्छा अंडरलाइन वाले उसको हमको सही करना है। चलिए, पुटिंग इन हार्ड टू हेल्प अदर्स इज व्हाट ही लाइक्स फ्रॉम हिज हार्ट। अच्छा पुटिंग इन हार्ड वर्क टू हेल्प अदर्स इज व्हाट ही लाइक्स हिज फ्रॉम हिज हर्ट। दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम हिज हर्ट नहीं, इन हिज हर्ट होगा, कि जब अगर आप जो है पुटिंग इन हार्ड वर्क, अगर आप जो है कठिन परिश्रम करते हो तो टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता के लिए, इज व्हाट ही लाइक्स जो कि वो पसंद करता है, तो वो क्या होगा? इन हिज हर्ट, तो वो उसके दिल में बस जाएगा, ना कि दिल में, दिल से बस जाएगा। 73 he stopped to work an hour ago, he stopped working an hour ago, 1 घंटे पहले वो काम करना बंद कर चुका है, तो यहां पे वर्किंग हो जाएगा। चलिए 74 देखिए, select the alternative that will improve the underlined part of sentence in case there is no improvement required, select no improvement। The struggle for climate change must be prioritized given that our population is increasing and not decreasing। अच्छा भाई, तो the struggle for climate change must be prioritized given that our population is increasing and not decreasing। अच्छा must be prioritized, तो दोस्तों इसमें गलती तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा भाई चलिए 75 की तरफ से देखिए,
Select the most appropriate option to fill in the blanks. The reporter asked the politician, as a woman leader, what are some of the major that you face. ये क्या, अगर जब ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस, अभी हम लोगों ने जो किया था प्रीवियस ईयर में या प्रैक्टिस सेट में ही आ चुका है, ठीक है. द रिपोर्टर आस्क्ड द पॉलिटिशियन, जो रिपोर्टर था उसने पॉलिटिशियन से पूछा, एज ए वुमेन लीडर, अगर आप महिला नेता की तरीके से, व्हाट आर द सम मेजर डिफिकल्ट चैलेंजेस, डिफिकल्टीज तो है नहीं, मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस, तो मतलब आप क्या चैलेंजेस फेस करती हैं. चलिए फिर यहां पे क्या दिखा हुआ है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज, अच्छा 1 वर्ड बताने हैं. चलिए, आ स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट. अच्छा, जो स्नीरिंग पर्सन ऑलवेज हु फाइंड फॉल्ट, तो देखिए लिखा हुआ है 76 में क्यूपिड. क्यूपिड का मतलब तो कामदेव होता है. क्लेप्टोमैनिक लिखा हुआ है, क्लेप्टोमैनिक तो एक तरीके की बीमारी होती है. ये साइनिक, साइनिक का मतलब होता है निंदक, ठीक है. और ये क्रोन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बुढ़िया. तो दोस्तों जो किसी दूसरे में हमेशा कमियां ढूंढता रहता है उसको साइनिक बोलते हैं, यानी कि निंदक, वो निंदा ही करता रहता है. 77 नंबर, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज. बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खियां. तो अवेरी जो चिड़िया रखने की जगह होती है, अपीरी ये मधुमक्खी काला भी बोल सकते हैं, या मधुमक्खी रखने की जगह भी बोल सकते हैं. मधुमक्खी की केज मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है, पिंजड़ा होता है, और नेस्ट मतलब घोंसला होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीरी हो जाएगा, ठीक. अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, जैसे कोई लंबी यात्रा खासकर समुद्र की, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा हो, फ्लाइट. फ्लाइट मतलब तो उड़ान होता है. वॉयज मतलब जल यात्रा होता है. ओडेसी मतलब तो ओडिसी होता है. और सफारी मतलब तो दल या सफारी होता है. तो जब स्पेशली सी कह दिया तो वॉयज मतलब जल यात्रा होता है, तो जल यात्रा हो जाएगा. चलिए, इन दी फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इक्यूमिनिटी लिखा हुआ है, सभी जगह पे इक्यूमिनिटी लिखा हुआ है. इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है संभाव या समता. इसकी जो स्पेलिंग होती है वो सही स्पेलिंग क्या हो जाती है, EQUANIMITY. हाँ, EQUANIMITY, डबल एन दे रखा है नहीं, EQUI दे रखा है नहीं, EQUANIMITY बिल्कुल सही हो जाएगी. इसका मतलब समता, बराबरता, बराबर की हिस्सेदारी. चलिए, फैबुलस. फैबुलस का मतलब होता है शानदार. तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है शानदार की, FABULOUS. तो देखिए FAB, फिर क्या होता है FABULOUS. तो डबल एल तो नहीं होता है, FAB है तो FABU, तो BU होता है, बिल्कुल होता है. तीसरी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. चलिए, फिर क्या है, फिर यहाँ पे आपके सामने ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको हमको खाली जगह है, इसको फुल करना है. चलिए भाई, देखिए कहाँ से है, 81 से. 81 में क्या भरा जाएगा, देखिए, द अपॉइंटेड डे हैज कम एंड इंडिया स्टैंड्स फर्दर अगेन आफ्टर लॉन्ग एंड स्ट्रगल. आफ्टर लॉन्ग क्या हो जाएगा, एंड स्ट्रगल. आफ्टर लॉन्ग एंड स्ट्रगल देखते हैं, आफ्टर लॉन्ग पीरियड एंड स्ट्रगल, स्लम्बर, कंपल्सन, एग्जाइल. दोस्तों ये स्लम्बर हो जाएगा, ठीक है. आफ्टर लॉन्ग, स्लम्बर एंड स्ट्रगल, अवेक, विटल, फ्री एंड इंडिपेंडेंट. द पास्ट ऑन टू अस स्टिल इज सम. द पास्ट, चलिए देखिए क्या है, द पास्ट स्टिक्स, फेस, एक्सटेंड्स या क्लिंग्स. तो क्या हो जाएगा, क्लिंग्स हो जाएगा. ऑन टू अस स्टिल इन सम. सम क्या, सम एंड वी हैव सम. क्या हो जाएगा, मेजर, क्वांटिटी, लिमिट्स या सम मेजर, सम मेजर एंड वी हैव टू डू मच बिफोर वी. क्या हो जाएगा, टेक, रिडीम, रेक्टिफाई या कॉम्प्लीट. तो दोस्तों रिडीम हो जाएगा. टेक नहीं, रिडीम होता है, किसी चीज को उजागर करना या उसको खोलना, रिडीम होता है, उसको यूज में लेना, ठीक है. चलिए, आवर प्लेज इट इज फेथफुल मूवमेंट. आवर प्लेज, हाउएवर होना चाहिए यहाँ पे. चलिए देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है. अगर हाउएवर दे रखा है तो दोस्तों हाउएवर बिल्कुल सही होगा. दोस्तों हाउएवर दे रखा है तो यहाँ पे हाउएवर बिल्कुल सही हो जाएगा.
ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लिखा हुआ है एन एज साइंस प्रोग्रेस सुपरस्टिशियंस ought to grow less on the whole. That is true. However, it is surprising how superstitions linger on. If we are tempted to look down on savage tribes for holding such ideas, we should remember that even today among most civilized nations a great many equally stupid superstitions exist and are believed are believed in by the great many people. Some people will not sit down 13 at a table or will not like a start anything important on a Friday or refuse to walk under a ladder. Many people buy charm and talismans because they think they will bring them luck. Even a civilized nation today, many laws are made on the basis of principles which are just as much unproved. For instance, it is often held as a principle that white people are by nature superior to people of other colors. The ancient Greek believed that they were superior to the people of northern and western Europe. The only way to see if there is anything in such a principle is to make scientific studies of a number of white and black and brown people under different conditions of life and find out just what they cannot achieve. It is, however, true and increase to scientific knowledge does reduce superstition and also baseless guessing and useless argument and practice. Civilized people do not argue and not क्या लिखा, argue and get angry about what water is composed of. The competition of water is known and there is no argument about it. देखो दोस्तों, ये जो पैसेज है वो एक तरीके की ट्राइबल या कह सकते हैं सिविलाइज्ड नेशन या सुपरस्टिशियन के बारे में बताया गया है हमको, ठीक है, कि कैसे लोग जो है कहाँ कब काम करना स्टार्ट करते थे या कब हमको यहीं करना चाहिए, किस चीज़ को खरीदने से हमारा जो है लक अच्छा हो सकता है, इस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं। चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं, वन हु बिलीव इन सुपरस्टिशियंस, कि उसने कहा है कि कौन जो है सुपरस्टिशियंस में बिलीव करता था। ओनली सम सिविलाइज्ड नेशन, अच्छा, फिर ओनली सम ट्राइबल्स, ऑल ट्राइब्स एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस, ऑल सिविलाइज्ड नेशंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पैराग्राफ है ये क्या था कि जो ट्राइबल्स थी वो सिविलाइज्ड नेशंस और जो क्या बोलते हैं उसको सुपरस्टिशियंस के बारे में था। तो यहाँ पे जो थी लगभग सभी के सभी जो ट्राइबल्स थे वो मतलब सम सिविलाइज्ड नेशन भी थे, मतलब जो ट्राइब्स थी, जनजातियां थे वो तो सारे के सारी जनजातियां मानती थी, लेकिन कुछ नेशन भी ऐसे थे सिविलाइज्ड नेशन जो भी इस चीज को फॉलो भी करते थे, ठीक, किसको, सुपरस्टिशियंस को, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि पाखंड या अंधविश्वास कह सकते हैं। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंशिएंट ग्रीक वर superior to the other European nation. Science help us fight superstitions. A is wrong and B is right. Both A and B, नहीं, A and B are right. अच्छा, both A and B are wrong. Both A, नहीं, A is right and B is wrong. अच्छा, तो इसने पूछा है कि इसमें से सही कौन सा होगा। अच्छा, तो देखो, एंशिएंट ग्रीक आर सुपेरियर टू द अदर यूरोपियन नेशन, ऐसा कुछ नहीं था कि एंशिएंट ग्रीक जो था वो सुपेरियर था और जो अदर यूरोपियन नेशन थे वो सुपेरियर नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी उसने पूछा था साइंस हेल्प अस टू फाइट सुपरस्टिशन, बिल्कुल साइंस जो है सुपरस्टिशन में जो है बिल्कुल हेल्प करता है। चलिए 88 देखिए क्या लिखा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, तो ऑन द होल दैट इज ट्रू, अच्छा, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर है। दोस्तों ये एक तरीका का क्या हो जाएगा
ये प्रोनाउन होता है। दैट जो होता है एक तरीके का, दिस दैट, ये जो है ये प्रोनाउन होते हैं एक तरीके के। ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे दैट दे रखा है, तो दैट कैसा हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन कैसा प्रोनाउन हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज ऑफन हेल्ड दैट एज अ प्रिंसिपल। ऑफन दोस्तों क्या होता है? जो ऑफन होता है ये एक तरीके का एडवर्ब होती है। क्या होते हैं दोस्तों? ये एडवर्ब होती हैं। ठीक है, एडवर्ब कह सकते हैं या नहीं, एडवर्ब भी कहेंगे। ये फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इट इज ऑफन हेल्ड एज अ प्रिंसिपल, तो ये फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यानी कि ये जो ऑफन दे रखा है ये है क्या? ये एक तरीके की दोस्तों एडवर्ब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस। इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है जो सबसे अच्छा होता है या सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, तो हायर इन रैंकिंग कह सकते हैं। हाँ, हायर इन रैंकिंग कह सकते हैं कि जो सुपीरियर होता है वो हायर इन रैंकिंग होता है। तो जो सबसे नीचे पे होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो दोस्तों इन्फीरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फीरियर हो जाता है। इसका मतलब होता है जो रैंक में सबसे नीचे होता है उसको इन्फीरियर। लोअर मतलब जो होता है वो कह सकते हैं डिक्रीज इन लेसन होता है। डिक्रीज लेसन होता है। ये मतलब एक के बाद एक कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर हैं और नीचे एक दूसरा है तो वो क्या है? लोअर हो जाएगा, आप अपर हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही हायर, तो हायर का मतलब होता है मोर, जो है कह सकते हैं हाई, जो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या सही हो जाएगा? सुपीरियर का जो है जो अपोजिट हो जाएगा वो इन्फीरियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो कि आपके जीएस और इंग्लिश के थे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर लीजिए जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।